हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 186। इससे पहले इस कहानी के 185 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। निर्भय भी थोड़ा सा हैरानी से बोलता है कि सिया प्लीज़ यकीन मानो, घर के बड़ों को बताकर तुम खुद ही बहुत ज़्यादा पछताओगी, क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं कि संकल्प कैसा है। तुम हमारे घर पर मेहमान हो और फिर भला हम अपने मेहमानों के साथ इतनी छोटी हरकत करेंगे क्या? हमें भी तो अपने संस्कारों का कुछ तो लिहाज होगा ना। हमारा संकल्प ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इतना कहकर निर्भय ने भी सिया की तरफ अपने हाथ जोड़े और फिर सिया ने भी अपना हाथ निर्भय के हाथ पर रखा और फिर धीरे से बोलती है कि ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप इससे कहिए कि ये मुझसे दूरी बनाकर रखेंगे। तो संकल्प अभी एक आईब्रो चढ़ाकर सिया को देख रहा था और फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि कल रात जरा सा भी बहक जाता ना तो फिर इसकी अकल ठिकाने आ जाती, खुद ही अभी पैरों में पड़ी होती। तो निर्भय ने भी संकल्प की तरफ घूरा और फिर सिया को देखकर बोलता है कि ये तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा, अब इसकी गारंटी मैं खुद ही लेता हूँ, लेकिन तुम प्लीज खुद को संभालो और कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। सच में तुमने कल रात को क्लब में कुछ उल्टा सीधा पी लिया था और ये सब ना उसी के असर की वजह से हो गया है। गलती ना तुम्हारी है ना ही संकल्प की है, गलती तो बस सिचुएशन की थी। तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी बहन हो ना, अपने भाई की बात मानोगी ना। तो सिया ने भी अब निर्भय की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। निर्भय सिया के गाल को हल्का सा पकड़कर हिलाते हुए प्यार से बोलता है कि तो फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर तो दिखाओ मुझे। तो सिया के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर निर्भय ने भी एक बार बहुत ही प्यार से सिया के बालों को चूम कर फिर से प्यार से कहा कि बस अब इसी बात पर मिट्टी डाल दो तुम यहीं पर। और वैसे भी आज अजय अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहा है ना, तो फिर तुम्हारी और अजय की सगाई है, खुश हो जाओ तुम। ये सुनकर तो सिया ने हैरानी से अब निर्भय की तरफ देखा और फिर उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ जाती हैं। निर्भय बोलता है कि यार घबराने की कोई बात नहीं है, अजय को किसी भी ट्रिप के लिए इंडिया से बाहर जाना है ना, तो इसीलिए उसने खुद ही अपने आप से कहा था कि वो आज के आज ही सगाई करना चाहता है। और वैसे अजय ने क्या तुम्हें बताया नहीं कि वो आज तुमसे सगाई करने के लिए यहाँ पर आने वाला है? तो सिया ने भी अपना मोबाइल फ़ोन देखते हुए कहा कि पता नहीं, इस फ़ोन में जब उन्हें कॉल करती हूँ मैं तो उनका फ़ोन इतना ज़्यादा बिजी जाता है और फिर मैसेज आता भी नहीं है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो निर्भय ने गुस्से में संकल्प की तरफ घूरा और फिर उसे भी समझते देर नहीं लगी कि उस दिन संकल्प सिया के कमरे में शायद उसके फ़ोन की सेटिंग में कुछ करने के लिए गया था और फिर उसने ही सेटिंग भी ऐसी वैसी कर दी है जिससे सिया को अजय से बात नहीं हो पाती है। निर्भय बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अजय से बात नहीं हुई है तो फिर क्या हुआ, अब तो सीधा अजय को देख ही लेना तुम शाम को। तो सिया के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर निर्भय बोलता है कि जाओ अब जाकर तैयार हो जाओ जल्दी से। सिया ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर गुस्से में संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही निर्भय ने भी संकल्प की बाजू गुस्से से पकड़ी और फिर उसे खींचता हुआ उसके कमरे से बाहर लेकर आ जाता है। निर्भय दांत पीसता हुआ बोलता है कि ये क्या हरकत है तेरी, बता मुझे ये क्या कर रहा था तू? संकल्प ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि यार उसे ये बताना जरूरी था कि मेरी अनगिनत गर्लफ्रेंड है यार। तो निर्भय ने भी गुस्सा करते हुए संकल्प से कहा कि यार कभी कभी मन करता है कि या तो अपना सिर फोड़ लूं या फिर तेरा ही सिर फोड़ दूं। उसके कमरे में क्यों था तू, क्या कर रहा था उसके साथ उसके कमरे में? तो संकल्प बोलता है कि यार भाई सच कह रहा हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं, एक ही बात बता कर तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सच में उसने कुछ ऐसा ही पी लिया था जिससे उसकी डिजायर बाहर आ रही थी, जिससे वो खुद ही बहकी जा रही थी। इतना कहकर उसने अपने सीने की निशान दिखाते हुए फिर से निर्भय से कहा कि ये देख देख, बार बार मेरी शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी, बार बार मुझे अपने ऊपर लिटा रही थी। तुझे एक बात कहूँ क्या, उसने कल मुझे 2 बार किस भी कर लिया था। और फिर इतना कहकर संकल्प ने भी अपने चेहरे को हाथों से शर्म की वजह से छुपा लिया था, जैसे उसे कितनी ही ज्यादा शर्म आ रही हो। तो निर्भय ने भी अब वहीं पर खड़े हुए एक दीवार पर 2-3 बार अपना सिर पटक लिया था और फिर संकल्प को गुस्से से देखकर बोलता है कि थोड़ी बहुत शर्म है भी या तेरे अंदर, या फिर वो भी मर गई है? आज अजय आ रहा है यहाँ पर, दोनों की ही सगाई है और फिर तू है जो शर्म के मारे मरा जा रहा है। तो संकल्प बोलता है कि यार सगाई है ना, शादी तो नहीं है ना उसकी, तो फिर शादी तो मुझसे ही होगी उससे, और फिर अब तो मैंने उसे किस भी कर लिया है, अब तो कुछ भी करके उसकी शादी मुझसे ही होगी। निर्भय बोलता है कि तू सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म है, इतनी बेशर्मी कैसे कर लेता है तू?
अभी वो तुझे इतना ज़्यादा गलत समझ रही है। तुझे नहीं लगता है कि अगर तूने कुछ भी अब उसके साथ उल्टा सीधा कर दिया ना तो फिर वो उसकी नज़रों में पूरी तरह से गिर जाएगा तू, समझा तू? अरे प्यार के चक्कर में क्यों अपनी दोस्ती की बैंड बजाने पर तुला हुआ है तू? क्यों इसके हाथों से मार खाना चाहता है? सच कह रहा हूँ, इस प्यार के चक्कर में दोस्ती से भी हाथ धो बैठेगा तू। संकल्प ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि यार कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ कुछ भी नहीं होगा, समझना मेरी बात को। अजय आ रहा है ना तो फिर तू जाकर अजय के आने की तैयारी कर, बाकी सब तो मैं खुद ही देख लूँगा। क्या देखेगा तू, बता मुझे। निर्भय ने भी गुस्से में संकल्प की तरफ देखते हुए कहा। तो संकल्प ने भी अब निर्भय की गर्दन पर अपना एक हाथ लपेटा और फिर बोलता है कि यार पहली बात तो थैंक यू कि तूने सिया को रोने से रोक लिया था, वरना जब वो रोती है ना तो फिर इस दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और दूसरी बात ये कि बार बार मेरे सामने ना सिया और अजय की शादी हो जाएगी, ये बात मत बोला कर, मुझे ना बहुत ज़्यादा चुभती है ये बात को। तो सिया की शादी तो मुझसे ही होगी और मेरे साथ ही तुझे करानी पड़ेगी, और फिर किसी भी इतनी ताकत नहीं है कि जो मुझे सिया से शादी करने में रोक ले। लेकिन एक बात बोलूँ तुझे, सिया ना बहुत ही अच्छी लड़की है। कल रात मुझे ही पता था कि मैंने कैसे कंट्रोल किया है अपने आप पर, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। निर्भय गर्दन हिलाता है और फिर बोलता है कि संकल्प, मैं सच कह रहा हूँ, अगर घर में किसी को भी पता चल गया ना तो फिर मैं तो साफ निकल जाऊंगा, मैं एक बार भी तेरी गवाही नहीं दूंगा। तो संकल्प ने भी हंसकर कहा कि मैं तो चाहता ही हूँ कि घर में सबको पता चल जाए, ताकि सब मेरे और सिया के रिश्ते के बारे में फिर से सोचने लगे। तो निर्भय भी गहरी सांस लेकर बोलता है कि तू हो गया है पागल, बिल्कुल पागल है, मैं थोड़ी ना हो गया हूँ पागल। इतना कहकर उसने संकल्प को थोड़ा सा धक्का दिया और फिर उस कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही संकल्प जो थोड़ा स्माइल के साथ फिर से कूदने लगता है और फिर बड़बड़ाते हुए खुद से बोलता है कि सिया की सगाई अजय के साथ होगी, लेकिन डोली तो मैं ही लेकर आऊँगा उसकी। फिर संकल्प खुद में ही गाना गुनगुनाता हुआ सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। इधर दूसरी तरफ अरमान जब सोकर आराम से उठा तो अंशिका उसके पास में नहीं थी। अरमान एकदम से हड़बड़ी के साथ उठता है और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तैयार होने के बाद अरमान भी अब खुद में ही बड़बड़ाता है कि यार कैसी लड़की है ये, जब शादी नहीं हुई थी तब तो हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। अरमान शादी कब करोगे, कब होगी हम दोनों की शादी, होगी भी या नहीं, पापा से कब बात करोगे? मगर अब जब शादी हो गई है तो इस लड़की के पास एक घंटा भी नहीं है जो अपने पति के लिए थोड़ा सा टाइम तक निकाले। इतना कहकर अरमान ने भी अपना लैपटॉप अपनी बैग में रखा और फिर बैग उठाया और फिर सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। उसने हर जगह अंशिका को ढूंढा था, लेकिन अंशिका उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब तो अरमान को थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी। फिर उसने किचन की ओर देखा जहाँ पर अंशिका खाना बना रही थी और फिर ये देखकर तो अरमान की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसे तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड लग गया था। उसे अच्छे से याद है कि अंशिका को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। और फिर अचानक ही वो दूर से ही बोलता है कि ए झांसी की रानी, किसके लिए जहर बना रही हो तुम? आता भी है बनाना या फिर जहर भी नहीं बना पाती हो? अरमान की आवाज़ सुनकर अंशिका ने भी अब पलट कर घूर कर अरमान को देखा और फिर बोलती है कि आज मेरी पहली रसोई है तो मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। अरमान बोलता है कि तो फिर मीठा बनाओ ना, जहर क्यों बना रही हो तुम? अंशिका को भी गुस्सा आ गया था और फिर वो भी अरमान के पास आती है और फिर अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोलती है कि थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती है क्या? एक तो मैंने कितनी मुश्किल से ये खाना बनाया और फिर तुम हो कि उसे जहर बनाने पर तुले हुए हो, ऐसे बोल रहे हो मेरे बारे में? तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी कि अपने पति के बारे में ऐसे बोल रहे हो? तुम्हें नहीं खाना है तो बिल्कुल मत खाओ, मम्मी पापा तो खा लेंगे ना। अरमान बोलता है कि तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरे माँ बाप मर जाएं, है ना? तुम यही चाहती हो। तो अंशिका को अब थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और फिर थोड़ा सा वो इमोशंस भी हो गई थी और फिर उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आते आते रह गया था। लेकिन वो भी अब भरे हुए गले से बोलती है कि मतलब मैं सच में ऐसा खाना बनाती हूँ कि कोई खाएगा तो मर जाएगा? कोई मेरे हाथों का खाना खाकर मर सकता है क्या? अब जाकर तो अरमान को भी समझ में आ गया था कि शायद उसने अंशिका को कुछ ज़्यादा ही छेड़ दिया है, उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही मजाक कर दिया है। अरमान ने भी प्यार से अंशिका के गालों पर अपना हाथ लगाकर प्यार से कहा कि ए झांसी की रानी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बुरा मान गई यार। अंशिका ने भी अब अरमान का हाथ थोड़ा सा झटक दिया और फिर किचन में जाकर सीधा अपना काम करने लगती है। अरमान ने भी अब अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वो जान गया था कि अब तो इसे मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो बोलता है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा। फिर वो किचन में जाता है और फिर उसने अंशिका को पीछे से प्यार से अपने गले लगाया और फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए रोमांटिक और स्टाइलिश आवाज़ में बोलता है कि यार सच में मजाक कर रहा था मैं, झांसी की रानी तुम तो इतना ज़्यादा बुरा मान गई। तो अंशिका को सच में अभी
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अरमान पर और वो अरमान से नाराज़ भी हो गई थी। उसने भी अपनी मेहनत से इतना ज़्यादा खाना बनाया था और फिर अरमान ने एक ही सेकंड में उसे जहर के बराबर बता दिया था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था। तो अरमान ने भी अपनी पकड़ थोड़ा-सा कसते हुए कहा कि ए झांसी की रानी, सच में मज़ाक कर रहा था यार, प्लीज़ मान जाओ ना, तुम ऐसे बुरा क्यों मान गई? तुमने आज से पहले किचन में कुछ भी नहीं बनाया ना, तो फिर मुझे ना थोड़ी-सी शरारत सूझ गई थी तुम्हारे साथ करने के लिए और फिर तुम हो जो ऐसे मुँह फुलाकर बैठ गई हो, प्लीज़ मान जाओ, माफ़ कर दो ना मुझे। इतना कहकर अरमान ने अंशिका को अपनी तरफ प्यार से घुमाया तो अंशिका की आंखें भी हल्की-हल्की सी नम हो गई थी। अरमान का दिल अब और भी ज़्यादा उदास हो गया था, उसे सच में अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। अरमान ने अंशिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि यार अंशिका, इतना तो कुछ भी नहीं कहा था मैंने जो तुम रोने लगी, सच में मजाक कर रहा था, मुझे लगा कि शायद तुम भी मजाक करोगी मेरे साथ। तो अरमान ने अंशिका का सिर अपने सीने पर प्यार से रख लिया और फिर अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस दी। अरमान बोलता है कि क्या हुआ है, बंदरों की टुकड़ी आज ही याद आ रही है क्या? तो अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अरमान ने भी अपनी पकड़ थोड़ा सा और कसते हुए बोलता है कि तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने ही तो है तुम्हारी बंदरों की टुकड़ी, जाओ अपने घर चली जाओ। तो अंशिका भी भरे हुए गले से बोलती है कि तुम नहीं जानती हो, मेरी विदाई हुई थी तो फिर पापा और बड़े पापा ने क्या कहा था मुझसे, घड़ी घड़ी यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने घर पर ना जाना, अपने घर में रहो और अपने घर को संभालो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो अरमान बोलता है कि तो फिर संभालो अपना घर। तो अंशिका ने भी अरमान के सीने पर एक पंच मारा और फिर से भरे हुए गले से बोलती है कि मुझे जाना है मिलने के लिए, समझे तुम, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती है, कोई बहाना भी नहीं है मेरे पास, एक बार सबको देख लूँगी ना तो फिर मुझे चैन आ जाएगा। तो अरमान ने भी अब अंशिका के गाल पर किस करके प्यार से कहा कि यार तो ठीक है ना, मैं लेकर चलूँगा, पर बदले में मुझे भी ना कुछ चाहिए होगा। अंशिका थोड़ा सा हैरानी से अरमान को देखने लगती है तो अरमान ने अगले ही पल अंशिका को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और फिर अंशिका को भी समझते देर नहीं लगी कि अरमान को उससे क्या चाहिए। पिछले कितने ही दिनों से अंशिका और अरमान ने साथ में थोड़ा सा भी वक्त नहीं बिताया था, वो तो बस शादी की रस्मों से लेकर घर गृहस्थी में बिजी हो गए थे। अरमान भी अंशिका को फोर्स नहीं कर रहा था, लेकिन अब अरमान से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो सीढ़ियों से होता हुआ अंशिका को कमरे में लेकर आता है तो अंशिका ने भी अब कुछ भी नहीं कहा था। अरमान ने बहुत ही प्यार से अंशिका को बेड पर लेटाया और फिर अपनी नाक उसकी नाक से रगड़ता हुआ बोलता है कि बताओ ना अंशिका, हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं या फिर नहीं। तो अंशिका अभी कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप से अपनी सांसें खींचे प्यार भरी नजरों से अरमान को देखी जा रही थी। बेशक अंशिका के अंदर रुद्र के गुण थे, लेकिन गुण तो उसके अंदर किट्टू के भी थे। अरमान ने अंशिका के माथे को प्यार से चूमकर फिर से कहा कि बताओ ना अंशिका, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अंशिका ने गहरी सांस ली क्योंकि अरमान की प्रेजेंस उसके रोंगटे खड़ी कर रही थी, उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। पहले तो अंशिका अरमान को रोक भी सकती थी, लेकिन अब तो अरमान का पूरा हक था उसके साथ कुछ भी करने का। फिर अरमान ने भी अपना गाल अंशिका के गाल से हल्का सा टच करके प्यार से कहा कि अंशिका अगर तैयार नहीं हो तो फिर रहने दो, मुझे ना तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। और फिर अंशिका ने भी अरमान को कसकर अपने गले लगा लिया था, जिसका साफ मतलब ये था कि अब वो भी तैयार है। तो अरमान ने भी हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी और फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों ही अपनी ही दुनिया में चले गए थे। दोनों ही प्यार से एक दूसरे की बाहों में लिपट गए थे। इधर दूसरी तरफ फार्म हाउस में रूही और रोहान दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। तो रूही रोहान की बाहों में छटपटाते हुए बोलती है कि अब उठ जाओ ना रोहान, सुबह हो गई है, अब तो जाने दो, मुझे ऑफिस भी जाना है आपको। तो रोहान ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर से रूही को रोल करके अपने नीचे किया और फिर उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोलता है कि तुम्हें कल ही तो मैंने समझाया था ना कि हमारा अज्ञातवास चल रहा है और हमें अज्ञातवास को पूरा एंजॉय करना है, हम यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आए हैं, हनीमून करने के लिए। इतना कहकर उसने फिर से अपने होठों को रूही के होठों पर रख दिया और फिर उसे एक मीठी सी कस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद रूही ने रोहान के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा दूर हटाते हुए कहा कि बस बस बहुत हो गया है आपका, अभी तो उठ जाओ ना, देखो सुबह हो गई है। तो रोहान ने भी फिर से उसकी तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है कि मेरा आज ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं नहीं जाने वाला आज ऑफिस। रूही हल्के से गुस्से में बोलती है कि ये क्या बात हुई आपकी, एक तो पहले ही पापा आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ हैं और फिर अब आप ऑफिस भी नहीं जाएंगे तो फिर तो वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे ना आपसे। रोहान बोलता है कि अरे वो मेरे पापा हैं, वो मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते हैं, तुम बोलो आज कहीं घूमने चले
क्या साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि पहले तो आप मेरे ऊपर से हटो, ऐसे तो ना आप उठोगे और ना ही मैं उठूंगी, पूरा दिन इसी बेड पर रहने का इरादा है क्या आपका, आप जल्दी से हटो मेरे ऊपर से। इतना कहकर उसने रोहान को जैसे तैसे अपने ऊपर से हटाया और फिर रोहान की कमीज लेकर उसे पहन लिया और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर सीधा बाहर आती है तो उसने देखा कि रोहान अभी बेड पर ही बैठा हुआ था, मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। रूही थोड़ा सा हल्के से गुस्से में बोलती है कि रोहान, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपका, उठ जाओ प्लीज, जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, एक तो मेरा मन नहीं लगता है, ऊपर से आप भी मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो यहाँ पर। तो रोहान ने भी एक प्यार भरी नज़र से रूही की तरफ देखा और कहा कि मन क्यों नहीं लगता है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तो फिर क्यों नहीं मन लगता है। रूही मुंह बनाकर बोलती है कि आप नहीं समझेंगे, वहाँ संकल्प, निर्भय, सिया सब लोग थे, सब मिलकर नियति के कमरे में बैठे थे और खूब सारी बातें करते थे और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था, मुझे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और यहाँ पर बस मैं हूँ और आप हैं। इतना कहकर वो कमरे से फैले हुए कपड़ों को समेटने लगती है। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो भी प्रताप हाउस से यहाँ पर आकर कितना ज़्यादा परेशान है, उसे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। वो तो बचपन से ही अनाथ आश्रम में रही थी, अब तो उसे फैमिली का सुख मिला था और फिर वो भी रोहान की जरा सी गलती की वजह से दूर हो गया था। रूही थोड़ा सा इमोशनल भी थी और रोहान बोलता है कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहेंगे, बहुत ही जल्द प्रताप हाउस जाएंगे हम दोनों। रूही कुछ भी नहीं बोलती है, बस अपना काम करती रहती है। रोहान उठकर वॉशरूम में चला गया और फिर तैयार होकर जब रोहान बाहर आता है तो फिर उसने देखा कि रूही वहाँ पर नहीं थी। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि रूही उसके लिए नाश्ता बना रही होगी किचन में और फिर वो भी कमरे से बाहर नीचे की तरफ आ जाता है। उसने नीचे आकर देखा तो रूही डाइनिंग टेबल पर उसी का ही इंतजार कर रही थी। रोहान डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठ जाता है और फिर उसने रूही का हाथ पकड़कर अपने गाल पर लगाकर उसकी हथेली को किस करते हुए प्यार से बोलता है कि रूही, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि हम बहुत ही जल्दी प्रताप हाउस चलेंगे, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो। रूही कुछ भी नहीं बोलती है और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया था और फिर वो बोलती है कि ऐसे काम करते ही क्यों हो आप, पापा आपसे गुस्सा हो जाते हैं। तो रोहान बोलता है कि रूही, अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं छोड़ के आ जाऊंगा तुम्हें, पापा ने बस मुझे ही घर से निकाला है, तुम्हें घर से नहीं निकाला है। तो रूही को अब और भी ज़्यादा रोना आ गया था और वो गुस्से में लेकिन भरे हुए गले से बोलती है कि हाँ हाँ, अच्छे से जानते हो आपकी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे आपके बिना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए जानबूझकर मुझे ऐसे ताना मार रहे हो ना आप वहाँ पर ले जाने के लिए। तो रोहान हैरानी से बोलता है कि यार इसमें ताने वाली क्या बात है, मैं तो बस कह रहा हूँ अगर तुम्हारा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है तो फिर तुम प्रताप हाउस वापस जा सकती हो, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। रूही कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से रोहान को नाश्ता सर्व करने लगती है, साथ ही साथ अपने आंसुओं को भी पोंछ रही थी। रोहान ने भी पराठे का टुकड़ा लिया और फिर रूही की तरफ प्यार से बढ़ा दिया। रूही अब बातों को बढ़ाना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने भी चुपचाप से रोहान के हाथ का वो निवाला खा लिया और फिर रोहान भी अच्छे से जानता था कि उसने खाना खिला तो दिया है ठीक से, वरना रूही पूरे दिन से ऐसे ही भूखी रहेगी, उसके बिना वो खाना भी नहीं खाएगी। पूरा दिन फार्म हाउस में अकेले भी तो रहना था उसे, बहुत मुश्किल था उसके लिए और फिर रूही कितने ही दिनों से यहाँ पर अकेली भी थी। तो नाश्ता करने के बाद रोहान प्यार से बोलता है कि चलो प्रताप हाउस चलते हैं। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं रहने तो, मैं समझ सकती हूँ, बस कभी कभी थोड़ा सा दिल बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, बस इसीलिए ऐसी डिमांड करती हूँ मैं आपसे, आप ऑफिस चले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं चलो ना रूही, इस बार जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, वहीं पर रहेंगे। तो रूही हैरानी से रोहान को देखने लगती है। रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ सच कह रहा हूँ, चाहे हमें प्रताप हाउस के गार्डन में ही तंबू गाड़ कर ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन अब हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे, हम प्रताप हाउस में ही रहेंगे। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना यहाँ पर, और फिर पति होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य यही होता है कि मैं अपनी बीवी के कंफर्ट के बारे में सबसे पहले सोचूं, उसकी खुशी कहाँ पर है ये मुझे जानने का पूरा हक होना चाहिए। इतना कहकर उसने रूही को आंख मार दी और फिर रूही के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर रोहान ने भी अपनी बाहें फैला दी और रूही जाकर रोहान की गोद में प्यार से बैठ जाती है और फिर से थोड़ा सा शिकायत करते हुए बोलती है कि मेरा तो सच में यहाँ पर मन नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, आप तो ऑफिस चले जाते हो मगर मैं पूरा दिन यहाँ पर फार्म हाउस में बोर हो जाती हूँ। क्या सच
सच में हम हमेशा के लिए अब प्रताप हाउस में चलेंगे, अब हमें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। इधर दूसरी तरफ अजय पूरे परिवार के साथ प्रताप हाउस में आ गया था। अजय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और बहुत ही ज़्यादा शातिर मुस्कुराहट थी, जिसके पीछे बहुत ही कुछ छुपा हुआ था। पूरी फैमिली अभी सिटिंग एरिया में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही रुद्र और नील दोनों ही बाहर आते हैं और फिर दोनों ने ही अजय की फैमिली का अच्छे से वेलकम किया। और फिर मिस्टर ओबरॉय ने भी अब वानर सेना को देखकर बिना किसी भाव के बोलते हैं कि हमने तो अजय से पहले ही कहा था कि इतनी जल्दी सगाई नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दी सगाई कर रहे हो तो पता नहीं प्रताप फैमिली क्या सोचेगी हम लोगों के बारे में। तो नील भी बोलता है कि अरे मिस्टर ओबरॉय कैसी बातें कर रहे हैं आप, भला हमें कोई एतराज़ क्यों होगा, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सिया के लिए इतना अच्छा लड़का मिल गया है। सिया इससे प्यार भी करती है और अजय भी उससे प्यार करता है। मिसेज ओबरॉय भी अब अवनी की तरफ देखती हुई बोलती हैं कि जी वो क्या है ना कि अजय कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है और फिर इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम अजय और सिया की सगाई अभी ही कर लेते हैं और फिर अजय जब वापस आएगा तो फिर इन दोनों की शादी कर लेंगे। और तभी अजय बोलता है कि लेकिन अगर आप शादी भी अभी कर देंगे ना तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मैं तो अभी सिया से शादी भी करना चाहता हूँ और फिर मैं सिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी चला जाऊँगा। हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा और साथ में टाइम स्पेंड भी हो जाएगा और फिर मैं अपनी मीटिंग भी अच्छे से अटेंड कर लूँगा। इस बार रुद्र ने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा कि लेकिन शादी इतनी जल्दी, आज ही सगाई और फिर इतनी जल्दी सगाई के बाद शादी कैसे पॉसिबल होगा। और रुद्र अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही अजय ने फिर से कहा कि अरे अंकल इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आज सगाई करते हैं और कल मेहंदी और परसों शादी और फिर अगले हफ्ते ही तो मैं जा रहा हूँ। अभी तो हमारे पास एक हफ्ता भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर कोई बात नहीं, मैं आने के बाद ही शादी कर लूँगा। नील बोलता है कि नहीं नहीं हमें क्या प्रॉब्लम होगी, भला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक बार सिया से पहले पूछ लेंगे। अगर वो इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार है तो फिर हम उसके साथ पूरे सपोर्ट के साथ खड़े रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अजय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और फिर श्रीमती ओबरॉय ने भी कहा कि मिस्टर प्रताप अब सिया को भी बुला दीजिए, सगाई की रस्म कर लेते हैं, आज हमारे बेटे की सगाई है, मुझे ना बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वैसे भी अगर आप हमें थोड़ा और पहले बताते तो फिर हम ग्रैंड पार्टी भी अच्छे से रख लेते। अजय बोलता है कि अरे कोई बात नहीं अंकल, मुझे ना ज़्यादा लोगों को दिखावा पसंद नहीं है, ज़्यादा दिखावा करना मेरी फितरत में नहीं है, सगाई कर लेते हैं, हल्दी और मेहंदी कर लेते हैं और फिर आराम से शादी भी कर लेंगे, थोड़ी बड़ी सी पार्टी कर लेंगे बाद में। तो नील भी अब अजय से थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया था, यहाँ तक कि रुद्र के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी अजय की बात समझकर, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी क्योंकि दरवाजे पर रोहान और रूही दोनों ही खड़े हुए थे। रूही के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा सा सुकून था और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी। वो जल्दी से अंदर आ गई और फिर नियति बंदरों की टुकड़ी सबसे मिलने लगती है, जबकि रोहान जो कि मुस्कुराता हुआ अपने पापा को ही देखे जा रहा था और अगले ही पल वो सिटिंग एरिया की तरफ आ जाता है और एकदम से राजा महाराजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है। उसने ओबरॉय फैमिली की तरफ हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर अजय को देखकर आंखों ही आंखों में सॉरी बोला। अजय की आंखों में तो गुस्सा उतर आया था, उसे अब रोहान को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जो कि उससे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे फिलहाल वो सबके सामने कुछ भी रिएक्ट करना नहीं चाहता था, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो रोहान को उसकी गलती के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा और ना ही उसने अभी रोहान को माफ़ किया है, ना ही कभी भी उससे प्यार से बात कर सकता है। रुद्र ने भी गुस्से में नील की तरफ देखा और फिर नील ने रुद्र के हाथ पर हाथ रखकर उसे दबाया, जैसे कहना चाहता हो कि अभी के लिए शांत हो जाओ, बाद में बात करते हैं इससे। तभी मिसेज ओबरॉय ने भी कहा कि मिस्टर प्रताप सिया को बुला दीजिए ना, रस्म कर लेते हैं, अब हमारी रस्म में थोड़ी सी देरी हो रही है, प्लीज़ सिया को बुला दीजिए। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अवनी को देखकर इशारा किया तो अवनी भी उठकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी दिशा ने अवनी को बैठे रहने का इशारा किया और फिर खुद ही सिया को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ चली जाती है। इधर दूसरी तरफ सिया जो कमरे में तैयार हो चुकी थी, सिया ने आज पीच कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सिया आज सच में बहुत ज़्यादा खुश भी थी, उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म भी थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था सपने में भी कि वो अपने मामा मामी की कैद से आज़ाद हो जाएगी और इतनी सुकून भरी जिंदगी जिएगी और फिर उसके बाद जिससे वो प्यार करती है उसी के साथ उसके घर की दुल्हन बनकर जाएगी, उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। सिया के लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था और फिर तभी कमरे में दिशा आती है तो दिशा को देखकर सिया की आंखें फिर से हल्की हल्की सी नम हो जाती हैं। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, उसके अपने माँ बाप तो थे ही नहीं, लेकिन यहाँ उसे इतना ज़्यादा प्यार
मिल रहा था, एक फैमिली मिल गई थी, एक नहीं 4 माँ का प्यार मिला था और फिर इसीलिए शायद सिया की आंखें हल्की सी भर आई थी। दिशा सिया के पास आती है और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए प्यार से बोलती है कि अरे नहीं सिया, आज तो बिल्कुल भी नहीं रोना है तुम्हें, आज तो खुशी का दिन है तुम्हारे लिए, रोते नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं रोना। माँ की याद आ रही है क्या? तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दिशा ने सिया को प्यार से अपने गले लगाया और फिर उसे प्यार से बोलती है कि सिया, हम तुम्हारी माँ की कमी तो बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानो कि हम चारों ही तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं बेटा। सोचा था कि तुमसे संकल्प की शादी करके हमेशा के लिए तुम्हें इस घर में रख लूँगी, तुम्हें बेटी की तरह प्यार करूँगी, हमेशा तुम्हारे लिए केयर करूँगी, लेकिन वो ना एक नंबर का नालायक है जो बिल्कुल अपने बाप पर गया है, एक नंबर का छिछोरा है मेरा बेटा। तो सिया के चेहरे पर भी अब दिशा की बात सुनकर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर सिया ने भी दिशा को देखकर प्यार से कहा कि अरे कैसी बातें करती हो आप आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दिशा बोलती है कि झूठ नहीं बोलूँगी बेटा, मैं सच कहती हूँ, मेरा ही बेटा है ना जो बहुत ही ज़्यादा नालायक है, जिसने तुझे देखकर रिजेक्ट कर दिया था, वरना मैं तो तुझे कभी भी इस घर से नहीं जाने देती, तुझे मैं अपने घर की बहू नहीं बेटी बनाकर रखती। पर चलो कोई बात नहीं, अजय भी बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी और साथ ही ये खुशी की बात है कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो, तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। चलो अब सब तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो दिशा की बात सुनकर सिया के चेहरे की मुस्कुराहट अब एकदम से गायब हो गई थी। ना जाने क्यों उसके जहन में एक पहली बार संकल्प घूमने लगा था। जब जब वो संकल्प से मिली थी तब से लेकर अब तक उसके साथ हुई छोटी मोटी बातें भी, हंसी मजाक भी, एक दूसरे का देखना दिखाना भी, साथ में चलना तक, साथ में डांस करना, सब कुछ एक एक करके अब सिया को अचानक से याद आने लगा था। कहीं ना कहीं सिया के मन में संकल्प को लेकर अब छोटी सी फीलिंग भी आ चुकी थी। शायद उसने कभी उस फीलिंग को महसूस करने की कोशिश भी नहीं करी थी। अचानक ही उसे सुबह का झगड़ा भी याद आ गया था और फिर सिया ने भी एकदम से अपने ख्यालों को झटक दिया और फिर इतने में ही अवनी भी कमरे में आ चुकी थी। अवनी ने भी सिया को देखा तो सबसे पहले उसकी नज़र उतारी और फिर बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि सिया, सच कहूँ ना तू सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आज तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही, बिल्कुल हमारी अंशिका जैसी। सिया के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और फिर थोड़ी देर में ही नव्या और किट्टू भी कमरे में आ जाती हैं। उन्होंने भी जब सिया को देखा तो उनके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। सिया सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिया को तो वो अपनी अंशिका जितना ही प्यार करते थे। तो किट्टू अभी कुछ बोलती उससे पहले ही दिशा बोलती है कि बस बस रहने दो, अपने बेटे की ज़्यादा तरफदारी मत करया करो, आप दोनों नालायक है, नालायक, एक नंबर का नालायक लड़का है वो, बिल्कुल वो अपने बाप जैसा गया है, उसे लगता है कि उसके लिए पता नहीं कौन सी हूर की परी बैठी होगी। नव्या बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब इस मौके पर ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो यार भाभी, अजय भी बहुत अच्छा लड़का है, क्यों बेकार में ही अपने दिल में मलाल लेकर बैठी हो आप, हमारे संकल्प को भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, क्योंकि हमारा संकल्प भी लाखों में एक है। अब जल्दी से चलो, कब से सिया को सब बाहर बुला रहे हैं। तो जैसे ही अब वो सब बाहर जाने को हुई वैसे ही नियति भी कमरे के बाहर आती है और बोलती है कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में ही जाना है। तो अवनी ने पूछा कि क्यों तुम नियति बेटा रुकने के लिए क्यों कह रही हो, अभी तो सिया को सब लोग नीचे बुला रहे हैं। तो नियति बोलती है कि माँ वो क्या है ना कि वो लोग रिंग भूल आए हैं और फिर जब तक अंगूठी नहीं आएगी तब तक सिया को वहाँ ले जाकर बैठाना अच्छा नहीं लगता है ना, वो क्या सोचेगी और क्या करेगी वहाँ पर बैठकर। अवनी बोलती है कि सगाई करने आए हैं और देखो रिंग ही भूल आए, बड़े अजीब लोग हैं यार। तो किट्टू ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे भाभी कभी कभी ऐसा हो जाता है हड़बड़ी में, हो सकता है कि रिंग लेकर आए हो और कहीं पर गुम हो गई हो। तो नव्या ने कहा कि जो एक अंगूठी नहीं संभाल सकता है वो हमारी बेटी को क्या संभाल लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि अजय हमारी सिया को संभाल पाएगा। तो दिशा बोलती है कि शुभ शुभ बोलो दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अंगूठी ही है ना तो फिर मिल जाएगी, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिया तुम यहीं पर बैठो, हम अभी देख कर आते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो दिशा ने अभी फिर से नियति की तरफ देखा और कहा कि नियति तुम और रोहित और सिया तीनों ही यहाँ पर बैठो, आपस में बातें करो, ऐसे सिया का अकेला बैठना ठीक नहीं है, वो बोर भी हो जाएगी, तुम दोनों यहीं पर बैठो। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चारों ही देवरानी जेठानी जब हॉल में पहुंचती हैं तो सब अपने सामान में रिंग ढूंढ रहे थे। नील बोलता है कि श्रीमती ओबरॉय आप बेकार में ही इतना ज्यादा परेशान हो रही हो, मैं अभी के अभी ज्वेलर्स को बुलाकर सिया की रिंग बनवा देता हूँ, यहीं पर कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने संकल्प की ओर देखकर कहा कि संकल्प जाओ ज्वेलर्स को अपने साथ ही लेकर आओ, हमें उसके लिए एक रिंग बनानी है, उसे कह देना कि अपनी दुकान की सबसे बेस्ट रिंग साथ में लेकर आए, समझ गए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो संकल्प ने भी अब बड़े पापा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर हाँ में
अपनी गर्दन हिला दी और फिर निर्भय को एक मुस्कुराहट पास करके सीधा गार्डन में चला जाता है। गार्डन में जाकर उसने सबसे पहले अपनी जेब में हाथ डाला और फिर उस रिंग को देखा जो अजय अपने साथ लेकर आया था सिया को पहनाने के लिए, और उसी को वो कब से हॉल में ढूंढ रहा था। अजय जब आज सुबह घर से आया था तो सबसे पहले वो संकल्प से ही टकरा गया था और फिर संकल्प ने उसी वक्त ही उसकी जेब में से वो रिंग निकाल लिया था, क्योंकि संकल्प तो चाहता ही नहीं है कि अजय और सिया की सगाई हो जाए। तो संकल्प ने भी अब उस रिंग को देखा और कहा कि सगाई तो होगी, लेकिन पहले मेरी और सिया की होगी और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, और फिर चाहे कोई भी करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर संकल्प भी वहां से चला गया और फिर इस वक्त अजय की फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी अपने आप पर, और फिर अजय को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिलहाल तो अजय ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि अभी वो माहौल को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था। और फिर सब फिर से आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं और तभी नील ने अंशिका और अरमान की तरफ देखा। वो दोनों भी आज प्रताप हाउस में आ चुके थे। नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी अंशिका और अरमान को देखकर, और फिर उसने सबसे पहले दोनों को ही अंदर आने का इशारा किया और फिर दोनों ही प्यार से आकर उन लोगों के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही अंशिका उठकर सीधा सिया के कमरे की तरफ चली जाती है और फिर इस वक्त सिया के कमरे में रूही और नियति दोनों ही पहले से बैठी थी। अंशिका भी आकर बैठ जाती है, फिर चारों ही बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे की खिंचाई भी कर रहे थे। तो रूही को अब बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। वो तो फार्म हाउस में बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी, अब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। यही सब तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और फिर आज रोहान उसे यहाँ पर लेकर भी आ गया था। चारों ही आपस में बैठकर बातें कर रही थी और फिर बातें करते करते 1 घंटा बीत गया था और तभी संकल्प भी कमरे में आता है। कमरे में आकर सबसे पहले उसकी नज़र तो सिया पर जाती है और फिर सिया पर उसकी नज़र जाते ही एकदम से ठहर गई थी। उसे तो अब खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे उसने इतना अच्छा मौका अपने हाथों से ही गवा दिया था, और फिर अब उस मौके को पकड़ने के लिए वो उसे कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे थे, कितना ज़्यादा सुनना पड़ रहा था और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मगर फिलहाल तो उसने अपने पास्ट पर मिट्टी डाली और फिर सिया को देखकर प्यार से बोलता है कि ज्वेलर्स तो नहीं आया है, लेकिन उसने कुछ रिंग भेजी है, देख लो तुम्हारे हाथ में, मतलब उंगली में कौन सी आती है। इतना कहकर संकल्प ने अपनी जेब में से 4-5 अंगूठी निकाली और फिर उसे सिया की तरफ बढ़ा दी। सिया भी अब उन अंगूठी को देखने लगती है और एक से एक टॉप अंगूठी लेकर आया था संकल्प, जो कि सारी उसी की ही पसंद की थी। और फिर संकल्प ने तो सारी अपने हथेली पर रखी हुई थी और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद संकल्प ने भी वो सारी अंगूठी वहीं पर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और फिर उनमें से एक अंगूठी उठाकर सिया की उंगली में पहना दी। और ये देखकर तो अंशिका, रूही और नियति तीनों की ही आंखें हैरानी से फैल गई थी। तीनों का ही मुंह खुला का खुला रह गया था। तो वहीं सिया भी अब संकल्प को घूर कर देख रही थी और फिर संकल्प भी एक नंबर का एक्टिंग बाज था। उसने भी थोड़ा सा नाटक करते हुए कहा कि हाँ शायद ये परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक आई है, तुम्हारी उंगली में भी सेट हो जाएगी, है ना सिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसे पहनकर। तो सिया तो अभी बस आंखें फाड़े संकल्प को ही देखे जा रही थी और फिर संकल्प ने भी सबके सामने ही सिया को अंगूठी भी पहना दी थी। और फिर तभी नियति ने थोड़ा हल्के से गुस्से में संकल्प की तरफ देखते हुए कहा कि संकल्प, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या तरीका है तुम्हारा, तुमने अंगूठी क्यों पहनाई सिया को, आज तो उसकी सगाई अजय के साथ होने वाली है। तो संकल्प ने जानबूझकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर सिया को देखकर बहुत ही शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि आई एम सॉरी सिया, मैं ना वो तो बस मैं तुम्हें ट्राई करवा रहा था, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे अंगूठी नहीं पहनाते हैं, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी उंगली में अच्छे से सेट करता हूँ, मुझे तो बस लग रहा था कि तुम्हारी उंगली का साइज देखना है, तो फिर मैंने ही अंगूठी पहना दी तुम्हें। तुम एक काम करो, इसे ना निकाल दो अभी के अभी। इतना कहकर संकल्प ने भी अब फिर से सिया का हाथ पकड़ा और फिर उस अंगूठी को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब तो वो अंगूठी जैसे निकल ही नहीं रही थी। वो अंगूठी भी चाहती थी कि सिया और संकल्प की सगाई हो जाए और दोनों की ही शादी हो जाए। नियति को भी गुस्सा आ गया था और फिर उसे संकल्प की बाजू पर एक हाथ मारा और फिर गुस्से में बोलती है कि तू जा यहाँ से, बेवकूफ़ कहीं का, बिल्कुल भी अकल नहीं है तेरे अंदर, कुछ भी नहीं अता पता रहता है, घर में अगर किसी को भी पता चल गया ना तो फिर बेकार में ही कलेश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पिटाई होगी तेरी, समझा। तो इतना कहकर वो भी अब सिया की उंगली से अंगूठी निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब तो वो अंगूठी जैसे निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, अंगूठी निकल ही नहीं रही थी। सिया की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो नियति और रूही को देखने लगती है, उसे न जाने क्यों बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। रूही ने सिया को आंखों में देखा और फिर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि छोटी सी गलती है,
उसे सच में नहीं पता था, वरना संकल्प ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माफ़ कर दो ना संकल्प को प्लीज़, उसने जानबूझकर नहीं किया है। सच में ये थोड़ा सा छोटा है ना, फिर इसे रस्मों के बारे में भी नहीं पता है। और तभी अंशिका ने भी संकल्प के बाजू पर एक जोर से पंच मारते हुए कहा कि थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या तुझे संकल्प? हम सब थे ना यहाँ पर, हम में से किसी से भी कह सकता था तू, लेकिन नहीं, खुद ही पहलवान बनना है, खुद ही पहना दी तूने उसे अंगूठी और फिर अब निकल भी नहीं रही है। न जाने अब पापा मम्मी क्या करेंगे, अब अजय कौन सी उंगली में इसे अंगूठी पहनाएगा। हे भगवान, क्या होगा आज घर में कलेश ना हो जाए। तो संकल्प फिर से थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि सच में यार सॉरी सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ भी हो जाएगा। तो फाइनली वो अंगूठी अभी निकल ही नहीं रही थी सिया के हाथों से। तो अंशिका, रूही, नियति तीनों के ही चेहरे पर थोड़ी थोड़ी सी टेंशन भी आ गई थी, जबकि सिया उसकी आंखें तो एकदम से भर आई थी, उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। तभी वहां पर निर्भय आ जाता है। तो निर्भय बोलता है कि सिया को बाहर बुला रहे हैं, सब लोग सिया को लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ। तो नियति भी कुछ सोचकर सिया से बोलती है कि सिया सिया तुम प्लीज रो मत, तुम एक काम करना, मिडिल फिंगर में ही रिंग पहन लेना और फिर इतना उल्टा सीधा मत सोचा करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है जो तुम इतना ज्यादा टेंशन ले रही हो, सब कुछ ठीक है, बस एक उंगली ही की तो बात है, एक गलती तो ही हो गई है ना। तो निर्भय बोलता है कि क्या हुआ, कौन सी गलती, किस गलती के बारे में बात हो रही है। तो अंशिका ने भी संकल्प की तरफ देखकर गुस्से में कहा कि ये है ना हमारे घर का नालायक, इसने सिया को रिंग पहना दी और फिर सबके सामने इसने यहाँ पर रिंग पहना दी और अब निकल नहीं रही है। ये सुनते ही निर्भय की आंखें तो अब जरूरत से ज्यादा खुली की खुली रह गई थी। एक वही जानता था कि संकल्प ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तो निर्भय ने भी आंखें फाड़कर अब संकल्प को घूर कर देखा तो संकल्प ने भी आंख मार दी और फिर निर्भय ने तो एक सेकंड के लिए अपने दिल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उसका दिल तो अब बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी के अभी बाहर निकल आएगा। कुछ सोचकर निर्भय बोलता है कि तुम सब सिया को लेकर बाहर जाओ। वो तीनों सिया को लेकर अब चुपचाप से बाहर चली जाती हैं और फिर सिया का चेहरा भी अब काफी हद तक उदास हो गया था, वरना तो वो सुबह से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा खुश थी। उसने एक बार भी पलटकर संकल्प की तरफ नहीं देखा और फिर संकल्प ने भी बहुत ही मासूमियत के साथ अपने दोनों ही कानों को पकड़कर धीरे से कहा कि सॉरी। सिया तो वहां से चली गई थी मगर संकल्प के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके जाते ही निर्भय ने खींचकर एक पंच संकल्प के बाजू पर जोर से मारा और फिर संकल्प जो कि सीधा सोफे पर जाकर गिर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर तो अभी भी बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। निर्भय बोलता है कि साले खुद तो मरेगा ही, हम सब को भी शमशान घाट में लेकर जाएगा, तेरी अर्थी कौन उठाएगा, बता मुझे कि हम लोगों को भी मरवाएगा, तुझे पता भी है ना कि तूने क्या कर दिया है। तो संकल्प ने अपनी बाजू को रब करते हुए कहा कि यार पहले तो नियति ने मारा था, फिर अंशिका ने मारा और अब तूने भी यहीं पर मार दिया मुझे, मेरी बाजू तोड़ने का इरादा है क्या, क्या तू चाहता है कि तेरा भाई लूला लेंगड़ा हो जाए। तो निर्भय को भी गुस्सा आ गया था और फिर उसने गुस्से में उसे वार्न करते हुए कहा कि संकल्प तू ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, मजाक बिल्कुल अलग बात होती है मगर ये जो तू कर रहा है ना वो बिल्कुल अलग बात है और बहुत गलत बात है। तू ये क्यों नहीं समझता है कि सिया अजय से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। संकल्प बोलता है कि अरे अरे लड़कियां को तो मासूम होती है ना, लड़कियां मुझसे शादी होगी तो मुझसे प्यार करने लगेगी और फिर रही बात अजय के प्यार की तो फिर अजय के प्यार के चक्कर में मैं अपने प्यार को कुर्बान तो नहीं कर सकता हूँ ना, कोई प्यार व्यार नहीं करती है वो अजय से, टेंशन मत ले, हो जाएगा, सही हो जाएगा सब कुछ, जैसे हल्दी होगी वैसे ही मेहंदी होगी वैसे ही शादी भी होगी। इतना कहकर संकल्प ने अपने दोनों ही हाथों को चेहरे पर रखा और फिर से शर्माने लगता है। उसे तो अब बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी निर्भय से भी। निर्भय को तो उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। निर्भय को तो मन कर रहा था कि वो संकल्प के बाल पकड़कर उसे जोर से हिला दे, मगर फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फिर से कहा कि यार समझता क्यों नहीं है तू, प्लीज समझ जा मेरी बात को, घर से निकाल देंगे तुझे सब लोग। संकल्प बोलता है कि अभी इतना तो मैं नहीं डर रहा हूँ जितना कि तू डर रहा है, तू इतना ज्यादा क्यों डरता रहता है, तुझे तो मेरी लव स्टोरी में हेल्प करनी चाहिए, मेरा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक तू है कि जो मुझे समझाने आ जाता है बात बात पर, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या तुझे। मैंने सबकी लव स्टोरी में हेल्प करी है, सबकी लव स्टोरी को सेट किया है, अगर यकीन नहीं आता है तो मेरी रीडर्स से भी पूछ लो, सब कमेंट करके तुम लोगों को बता देंगे। अब जब मेरी बारी आई है तो सब किनारे बैठ गए हुए जाकर। निर्भय ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि सबकी मतलब क्या है, कि तूने क्या निव्यांश भाई को भी यही बात बताई थी क्या, तो रोहान भाई को भी यही बात बताई थी क्या तूने, जाकर उन दोनों को भी बता कि वो दोनों तेरा एक साथ मुंह ना तोड़ते तो फिर कहना बेवकूफ़ लड़के, हमने जिस लड़की
से प्यार किया था ना, वो हमें भी प्यार करती हैं। ऐसा नहीं था कि हम उनसे प्यार करें और वो लड़की किसी और से प्यार करे। लेकिन तेरा केस बिल्कुल अलग है, तू तो किसी और के प्यार पर लंगड़ डाल रहा है। तो संकल्प ने भी हंसते हुए निर्भय की तरफ देखा और कहा कि यार अब तो लंगड़ डाल ही दिया है मैंने, तो फिर सिया को इस घर से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं सिया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, और फिर मैं इतना आसानी से सिया का हाथ अजय के हाथ में दे दूँ, ऐसा मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। पुरानी फिल्मों का हीरो नहीं हूँ मैं, जो कि सेक्रीफाइस कर दूंगा। जो चाहिए वो चाहिए मुझे, और वैसे भी जिसे मैं चाहता हूँ वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, और फिर अच्छी चीज़ को तो मैं अपने पास रखना ही चाहता हूँ। तुझे तो पता ही है ना कि मैं जिसे पसंद कर लेता हूँ वो चीज़ मेरी होकर रहती है। इतना कहकर संकल्प ने भी अब फिर से निर्भय की तरफ आंख मार दी थी, लेकिन इस बार निर्भय ने भी संकल्प की आंखों में एक जुनून देखा था, एक प्यार देखा था सिया को पाने का, सिया के साथ शादी करने का। और अब कहीं ना कहीं निर्भय को भी समझ में आ गया था कि शायद संकल्प अब पीछे हटने वाला नहीं है, अब वो कुछ भी करके सिया से शादी करके रहेगा। लेकिन निर्भय को अभी बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था कि अभी घर में एक कलेश बंद नहीं हुआ है और फिर दूसरा कलेश हो गया तो फिर एक बार फिर से संकल्प की बाजू को पकड़कर वो उसे फिर से प्यार से समझाता हुआ बोलता है कि संकल्प प्लीज़ अपने कदम पीछे ले ले, तू समझ नहीं रहा है कि तू क्या कर रहा है। देख आज बिना नोटिस दिए ही रोहान भाई भी घर पर वापस आ गए हैं, और फिर रुद्र मामा का मुंह वैसे ही बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो। ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तुझ पर ही निकल जाए, और फिर यार तुझे ना घर से निकाल दिया ना तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। मुझे ना तेरे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मत करना ऐसा। तो निर्भय के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी संकल्प तो अभी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, और फिर थक हार कर निर्भय ही अपने कमरे से बाहर चला गया था। और देखते ही देखते सिया और अजय की सगाई हो गई थी। सगाई होने के बाद अजय अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला गया था, मगर सिया के चेहरे पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदासी थी। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। हालांकि वो इस दिन का कब से वेट कर रही थी, इस दिन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। और फिर आज जब वो दिन सिया की ज़िंदगी में आ गया तो फिर उस दिन के लिए वो कुछ भी खास महसूस नहीं कर रही थी। खास कुछ भी नहीं था उसके लिए। उसकी नज़र तो बस बार बार संकल्प की पहनाई हुई अंगूठी की तरफ जा रही थी। उसी के बराबर में मिडिल फिंगर में अजय की अंगूठी भी पहनाई गई थी, लेकिन सिया अजय की अंगूठी को देख ही नहीं रही थी। उसे तो बस संकल्प की पहनाई हुई अंगूठी ही दिखाई दे रही थी। सिया अब कमरे में आ गई और फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर बेड पर लेटकर रोने लगती है। वो क्यों रो रही थी ये तो उसे भी नहीं पता था, मगर बस चुपचाप से रोई जा रही थी। इधर दूसरी तरफ रोहान जो कि हाथ में प्लेट लेकर खाना खा रहा था, और फिर रुद्र जो कि गुस्से में उसे ही घूर घूर कर देखे जा रहा था। पूरी फैमिली चुपचाप से कोने में खड़ी हुई थी, क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कि रुद्र का गुस्सा कैसा है, जबकि रोहान को कोई भी खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक बाइट खाकर कहा कि पापा ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे। रुद्र ने भी गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोहान भी अब सलाद खाता हुआ थोड़ा सा प्यार और स्टाइल से बोलता है कि क्या कर रहा हूँ मतलब पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। अरे घर में शादी है तो फिर क्या मैं शादी में शामिल भी ना हूँ। क्यों बड़ी माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं। अगर घर में शादी है क्या मैं अब घर में शादी में भी नहीं आ सकता हूँ। शादी में तो मैं आ सकता हूँ ना। अवनी ने तो जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नील के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। सच में रोहान बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी था, एकदम रुद्र से भी अलग लगता था। उसका दिमाग तो 100 फीट से भी ज़्यादा चलता था। रुद्र ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा कि ठीक है तुम शादी में शामिल हो सकते हो, लेकिन अब चले जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। कल हल्दी है और फिर मेहंदी के टाइम पर आ जाना, ओके। तो रोहान ने भी अब नियति की तरफ देखकर कहा कि भाभी एक पूरी देना जरा। तो नियति भी अब जल्दी से किचन में गई और फिर पूरी लेकर आ जाती है। उसने रोहान की थाली में पूरी रखी और फिर रोहान ने भी मुस्कुरा कर कहा कि थैंक यू भाभी। तो नियति तो अब थोड़ा सा घबरा भी रही थी, उसे थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था रुद्र के गुस्से से। फिर उसने पलट कर रुद्र की तरफ चोर नजरों से देखा और फिर चुपचाप से जाकर किट्टू के पीछे खड़ी हो जाती है। रोहान ने फिर से पूरी का एक बाइट लिया और फिर उसे खाया और फिर रुद्र की तरफ देखकर प्यार से बोलता है कि यार पापा मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ जो आज ही चला जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा। मैं और मेरी धर्म पत्नी शादी तक यहीं पर रहेंगे, हम दोनों ही शादी तक कहीं भी नहीं जाने वाले। तो रुद्र बोलता है कि किस खुशी में तुम यहाँ पर रहोगे। तो रूही को भी अब यहाँ पर रहना है तो वो रह सकती है, लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहोगे, तुम्हारा यहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है, समझे। तुम जाओ यहाँ से अभी के अभी। और फिर अगले ही पर रोहान ने भी अपने खाने की आखिरी बाइट खाई और फिर रूही की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा कि रूही इसे पकड़ो, मुझे ना टिश्यू पेपर ला कर दो। तो रूही ने भी अब प्लेट पकड़ी,
किचन में गई और वहाँ से टिश्यू पेपर लेकर आ जाती है और फिर रोहान की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन उसका चेहरा ही साफ बता रहा था कि इस वक्त वो कितनी ज़्यादा टेंशन में है। उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं रोहान और उसके पापा की लड़ाई फिर से ना हो जाए और फिर से वो दोनों घर से बाहर ना हो जाए। लेकिन वो तो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, आखिर वो क्या ही करती। इन बाप बेटे के बीच में तो अब नील भी नहीं बोल रहा था, तो फिर उसकी हिम्मत तो क्या ही होती। उसकी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी रुद्र की तरफ देखने के भी। तो रोहान ने भी अब टिश्यू पेपर से अपना हाथ अच्छे से साफ किया और फिर रुद्र को देखकर थोड़ा सा भावुक होकर बोलता है कि पापा, क्या सच में मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं सिया और अजय की शादी में रुक जाऊं, या फिर मैं इस घर में कोई भी कुछ भी नाते नहीं रुक सकता हूं क्या? तो रुद्र ने भी अब थोड़ा सा दांत पीसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा कि तुम यहाँ पर सिया और अजय की शादी अटेंड करने नहीं आए हो, बल्कि इन दोनों की शादी तोड़वाने के लिए आए हो। मुझे अच्छे से पता है, समझे तुम? देखो रोहान, सिया यहाँ पर नहीं है और फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे हमारे घर की लड़ाई के बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो चुपचाप से तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। शादी में आना है तो फिर तुम कल फंक्शन के टाइम पर आ जाना और फिर परसों सीधा बारात में आ जाना, समझे तुम? अब चुपचाप से यहाँ से जाओ अभी के अभी। तो रोहान भी अब थोड़ा सा इमोशनल होकर अवनी को देखने लगा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर हो ना हो अवनी ही है जो उसके काम को आसान कर सकती है और उसे यहाँ पर रोक सकती है, क्योंकि नील ने तो अपने हाथ पहले ही खड़े किए हुए थे। तो रोहान ने भी अब अवनी की तरफ देखकर एक दर्द भरी आवाज में कहा कि बड़ी माँ, सच में चला जाऊं मैं? क्या आप मुझे जाता हुआ देख पाओगी? तो अवनी की आंखों में अब अगले ही पल पानी आ गया था। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी रोहान का ऐसा बोलना। उसने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं बच्चा, तू कहीं भी मत जा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इतनी मुश्किल से तो तू यहाँ पर आया है और फिर अब रुद्र भैया है कि जो तुझे भेजने पर ऐसे उतावले हुए पड़े हैं। रोहान भी अब इमोशनल होकर 2 कदम आगे बढ़ा और फिर थोड़ा सा नाटक करते हुए अवनी के गले लग जाता है। तो अवनी भी अब रोहान पर अपनी पकड़ कसते हुए प्यार से बोलती है कि बस बस बहुत हो गया है, तू कहीं भी नहीं जाएगा, तू कहीं भी नहीं जाएगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ना रूही कहीं जाएगी और ना ही तू जाएगा। तो हमारे घर का बेटा है, अगर किसी को जाना है तो फिर ठीक है, धर्मवीर की जोड़ी यहाँ से चली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके बिना हम शादी भी कर लेंगे और फिर कन्यादान भी दिशा और शुभ से करवा देंगे। इतना कहकर अवनी ने गुस्से में दोनों ही भाइयों की तरफ घूर कर देखा। तो रुद्र के चेहरे पर तो गुस्सा आ गया था और फिर नील के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। नील मन ही मन बोलता है कि यार ये लड़का मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सच में बंदरों की टुकड़ी भी न 4 कदम आगे है हम भाइयों से। कितनी आसानी से इसने अवनी को अपनी तरफ कर लिया और फिर अवनी का फायदा उठा रहा है ये लड़का। अब मैं अवनी को कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और फिर रुद्र जो अवनी को बड़ी भाभी मानने लगा था, वो भले ही उम्र में छोटी थी मगर नाते में तो वो अवनी बड़ी थी, इसीलिए शायद रुद्र भी अब कुछ भी नहीं कहता है। रुद्र ने भी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा कि अवनी, तुम समझ नहीं रही हो, इसका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सच कहता हूँ, ये शादी में कोई ना कोई कांड जरूर कर देगा। संकल्प रुद्र की बातों को सुनकर मन ही मन खुद से बोलता है कि कांड तो मैं भी कर दूंगा भैया, अगर रोहान यहाँ पर रहे या फिर ना रहे। अवनी ने भी रुद्र की तरफ देखकर कहा कि बस बस बहुत हो गया है रुद्र भैया, हर बार आपकी नहीं चलेगी घर पर। अगर आप रोहान को घर से निकालना चाहते हो तो ठीक है, इस बार मैं रोहान के साथ चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। किट्टू आपको नहीं छोड़ सकती है ना, तो फिर ना छोड़े, लेकिन मैं नील को छोड़ सकती हूँ, मेरा बच्चा यहीं पर रहेगा। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैंने कभी किसी बच्चे में कोई भी फर्क नहीं किया है, तो फिर मैं रोहान में भी नहीं करूंगी, समझे आप? मेरा भी बेटा है रोहान। अब आप बता दीजिए कि मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर रहूं या फिर हमेशा के लिए अपने बेटे के साथ यहाँ से चली जाऊं। तो किट्टू भी नम आंखों से बोलती है कि रुद्र प्लीज मान जाइए ना, शादी तक तो ही बात है, उसके बाद वो रूही को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। 4 मेहमान आएंगे तो फिर रोहान के बारे में भी पूछेंगे ना, तो फिर क्या कहेंगे आप? अपने जवान बेटे को आपने खुद ही घर से बाहर निकाल दिया और फिर अगर आपने ये बात दुनिया वालों को भी बता दी ना, तो फिर रीजन क्या बताएंगे आप? बताइए, सबके सामने आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। कुछ ही दिनों की ही तो बात है, प्लीज रुक जाने दीजिए। रुद्र अब देवरानी जेठानी में बुरी तरह से फंस गया था और फिर उसने भी गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा और फिर नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि भाई तू फिर से मेरी तरफ देखने लगा यार, मुझे क्यों देख रहा है? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अवनी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि रुद्र भैया आप अपने भाई को क्या देख रहे हो? मुझे अभी के अभी डिसीजन सुनना है आपका। अगर मेरे बेटे से आप दोनों को ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, आप दोनों ही भाई यहाँ से अभी के अभी चले जाइए और लिख के ले लीजिए, घर में कोई भी आप दोनों को याद नहीं करेगा, क्योंकि आप दोनों के कांड भी कुछ ऐसे ही हैं।
आपको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होते हैं। क्या रुद्र रहने देगा रोहान को यहाँ पर, या फिर रोहान करने वाला है कोई नया कांड?